बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। 29 अगस्त से 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों के दरमियान शारजा में खेली जाएगी। इसका फाइनल 7 सितंबर को होगा और फिर 9 सितंबर से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा, जो 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है। सलमान अली आगा की कप्तानी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया और एशिया कप के लिए भी ये दोनों पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं है। अब देखते हैं कि आया T20 वर्ल्ड कप जो अगले बरस फरवरी में भारत में होने वाला है, क्या उसके लिए इन दोनों को टीम में शामिल किया जाता है या नहीं। और मोहम्मद रिजवान तो टीम में शामिल नहीं हुए, वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने चले गए, CPL जो वेस्ट इंडीज़ में हो रही है। हम इस हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। खिलाड़ियों के लिए 30 खिलाड़ियों को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। इससे पहले गुज़िश्ता बरस जो थे वो 27 खिलाड़ियों को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो गुज़िश्ता दिनों जो PCB ने ऐलान किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसके हवाले से हम बात करेंगे और क्रिकेट के दीगर उमूर के हवाले से बात करेंगे, स्पिन बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो कई मरतबा सेलेक्टर भी रहे और फिर चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए, इकबाल कासिम। इकबाल कासिम अक्सर हमारे शो में आते हैं। 50 टेस्ट मैचेस इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त खेले जब रेस्ट डे हुआ करता था। अब तो आप किसी को बताएंगे कि रेस्ट डे, तो कहेंगे रेस्ट डे कौन सा होता है टेस्ट मैचेस में, लेकिन उस वक्त 3 दिन के बाद रेस्ट डे होता था और 171 विकेटें थी इकबाल कासिम की उस ज़माने में 50 टेस्ट मैचेस। और 1976 से 1988 तक 12 साल के तवील अरसे तक टीम के साथ रहे, इन और आउट भी हुए, लेकिन 171 विकेटें और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 999 विकेटें इकबाल कासिम की। तो इकबाल कासिम से हम बहुत सारी बातें करेंगे आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, क्योंकि चीफ सेलेक्टर रहे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, इस मरतबा तो एक कैटेगरी ख़त्म कर दी गई, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। सलमान अली आगा की जेर क़यादत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है, जहां पर 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज होने वाली है और फिर उसके बाद एशिया कप में हिस्सा लेगी। टीम की रवानगी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, जो 2025 से 2026 तक 1 साल के लिए होगा और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 30 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। गुज़िश्ता बरस 27 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और इस मरतबा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक जारी रहेंगे। खास बात यह है कि जिन 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया है, उनमें 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली मरतबा शामिल हुए, जबकि 5 खिलाड़ियों को तरक्की दी गई। इन 5 खिलाड़ियों में अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान शामिल हैं, जबकि हैरत अंगेज तौर पर ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। और ये जो खिलाड़ी हैं, इन 30 खिलाड़ियों को B, C और D कैटेगरी में रखा गया है। जो नए खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस साल शामिल हुए हैं, उनमें अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम शामिल हैं। जबकि गुज़िश्ता बरस जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और वो इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बने, उनमें आमिर जमाल, हसीबुल्लाह कामरान, गुलाम मीर, हमजा मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान नियाजी और उस्मान खान शामिल हैं। हैरत अंगेज तौर पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले विकेट कीपर हसीबुल्लाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। इसी तरह से अपने कैरियर के पहले टेस्ट में पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले कामरान गुलाम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में शामिल नहीं हैं। और उस्मान खान, जो अपनी कश्तियां जलाकर आए थे और जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के बजाय पाकिस्तान की जानिब से खेलने को तरजीह दी, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा हैरत अंगेज तौर पर जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान हैं, शान मसूद, उनको D कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील, जिन्होंने गुज़िश्ता सीजन में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, उनको C कैटेगरी में रखा गया है। जबकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम और वनडे क्रिकेट के कप्तान मोहम्मद रिजवान को A कैटेगरी के बजाय B कैटेगरी में रखा गया है। हैरत अंगेज तौर पर B कैटेगरी में हसन अली और शादाब खान के नाम शामिल हैं, जबकि शादाब खान बहुत कम क्रिकेट खेले।
हसन अली भी बहुत कम क्रिकेट खेले और हारिस रऊफ का नाम शामिल है जो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के इंतखाब के हवाले से क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया है, इस पर मुख्तलिफ हल्के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम साहब से। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, क्राइटेरिया आप जब चीफ सेलेक्टर थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो साल भर के लिए होता है और उसका पैकेज नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं प्लेयरों के साथ फर्स्ट क्लास के लिए उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो मराद के हिसाब से वो हाईएस्ट जगह है। तो पीसीबी का ये बोर्ड के पास ये एक ही हथियार होता है जहाँ से वो प्लेयरों को मॉनिटर करता है और उसकी परफॉर्मेंस को देखता है और उसके साथ करता है वो। उसमें तरीक़ेकार ये होता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो, क्योंकि उसने सेलेक्ट किया होता है पूरे साल भर, उसकी कारकर्दगी उनके पास होती है, तो वो सारा रिकॉर्ड निकाल के कि इस साल की कारकर्दगी में क्या क्या किस की रही, कौन कैटेगरी में था पहले और अब इसको कहाँ जाना चाहिए, वो वहाँ से वो पूरी सिलेक्शन कमेटी बैठ के डिबेट करती है और जिनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं उनको आप अपग्रेड करते हैं या उनको रिटेन करते हैं उसके अंदर। और जो बिलो द फील्ड को मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, आफरीदी को जब हम थे तो आफरीदी का परफॉर्मेंस एक सीज़न में नहीं था, तो जब उसके मिसबाह कप्तान थे तो आई थिंक वो जो अपने ज़का साहब थे, उनके ज़माने की बात है, तो उसमें हमारी सिलेक्शन कमेटी ने आफरीदी को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में डाल दिया था। तो उसके बाद वो जब वो लिस्ट उनके पास गई, कप्तानों के पास, तो एक शोर बका हो गया कि साहब वो तो एक सीनियर प्लेयर हमारा है और आपने उसके साथ ये जाती की और ये किया और हो गया। तो मैंने उसको परफॉर्मेंस दिखा दिए। फिर मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा भाई ऐसा करें, अगर आप लोगों ने इसको चेंज करना है तो हमारा हिस्सा इसमें से निकाल दें, आप कर लें। हाँ, तो कोई हमारा इसमें क्या था। फिर बोर्ड ने मेरे ख्याल में उसको शामिल किया ए कैटेगरी में, उनके हवाले कर दिया मिसबा, और फिर उन्होंने कप्तान एग्रीड था, कप्तान और वाइस कप्तान ने मिलके फिर ये डिसीजन ने फिर उन्होंने चेंज की थी, उसमें उसको वापस ले आया वहाँ पर। तो ये यहाँ तो कप्तान से कंसल्ट ही नहीं किया गया ना एक बात। ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये यहाँ पर ये मसला ये कि ये जो डिसीजन था ये भी सिलेक्शन कमेटी का ही डिसीजन होगा। I'm श्योर इसमें कोच का इसमें अमल दखल मुझे नज़र आ रहा है कि वो है आकिब जावेद का। जी, आकिब जावेद का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कप्तान होते हैं, जैसे शान मसूद है, आपकी टेस्ट टीम का कप्तान है, आप उसको डी कैटेगरी जाती है ये। अब उसका क्या इम्पैक्ट टीम पे पड़ेगा, वो क्या टीम में काम लेगा, वो उसकी अपनी हैसियत कोई बोर्ड की नज़र में कोई हैसियत उसको तो हटाने जा रहे हैं लोग। वो जो भी करे, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जब आप अनाउंस कर रहे हैं उसमें तो कप्तान है ना। आप मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे क्या दे रहे हैं अपने, हमारा कप्तान डी कैटेगरी के। इनफैक्ट क्या होता है कि ये मैसेज जा रहा है कि यार पीसीबी नाहल है, वो डी वाले को भी कप्तान बना के रखा हुआ उन्होंने, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रा देखने की ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पे जो लड़के नए आए, चले तो अच्छी बात है, प्रमोट हुए, अच्छा है। सी कैटेगरी में इन्होंने स्टार्ट लिया है, अब बी में आएंगे और फिर बोर्ड को चाहिए था ए कैटेगरी का कॉलम ज़रूर रखते और उसमें लिखते कि प्रमोट होगा कि कोई भी आदमी अभी इस वक्त एलिजिबल नहीं है। इसका क्राइटेरिया बहुत हाई है। लिखना चाहिए ना, क्यों नहीं लिखना चाहिए? भी इसकी परफॉर्मेंस को किसी ने मैच नहीं किया, हमारे लिए मजबूर तो हम नहीं रख रहे हैं। तो पब्लिक में ये ज़्यादातर पब्लिक में ये तासुर हो रहा है कि क्योंकि कप्तान बाबर को, रिजवान को नहीं डाला तो उन्होंने एक कैटेगरी हटाई दी। ये तासुर जा रहा है, सही कह रहे हैं। ये होना चाहिए ये कैटेगरी इज देयर, मगर ये लोग एलिजिबल नहीं है अभी कोई भी हमारे जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक। तो शाहीन आफरीदी को भी तो ए से बी में ले आया ना एक बार, जो डिमोट किया है ना। लेकिन देखिए, अगर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है तो फिर सबके परफॉर्मेंस को उसी तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए। सही। अब शादाब कबीर का कहाँ से काम आ गया, हसन साहब का कहाँ से काम आ गया, तो ऐसी जो चीजें हैं जो ग्लेरिंग है, सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया है, फिर गलत है। या तो फिर अक्रॉस द टेबल एक ही होना चाहिए कि क्राइटेरिया के जो परफॉर्मेंस है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अगर
आप किसी को एडवांटेज दे रहे हैं कि नहीं साहब वो तो सीनियर प्लेयर है, भाई वो सीनियर प्लेयर है तो दूसरे भी सीनियर प्लेयर हैं, उनको भी वही एडवांटेज मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने बेस पर परफॉर्मेंस किया है, बाबर को और रिजवान को बाहर किया है कैटेगरी ए से, तो चले वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिर हसन कहीं से नहीं बनता है। लेकिन खास बात इकबाल भाई, आपका वाइस कैप्टन सऊद शकील जिसने रन्स किए टेस्ट मैचेस में, उसको आपने सी कैटेगरी में डाल दिया, हसन अली बी कैटेगरी में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लेवल नहीं है ना, मतलब कहाँ तो आप किसी को कुछ म्यार से जज कर रहे हैं, किसी को कुछ म्यार से जज कर रहे हैं। तो एक जजमेंट होनी चाहिए कि भाई अगर जिसने परफॉर्मेंस किया है वो चाहे सीनियर है जूनियर है, हमारे कैटेगरी के हिसाब से वो डिजर्व करता है कि उसको हम रिटेन करें और या प्रमोट करें। अगर वो नहीं करते तो वो डिमोट करें। आप जैसे शाहीन को आपने किया है, बाबर को आपने किया है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर ये कि जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी बैठती है स्टैट्स वगैरह लेकर, आप जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग अवार्ड करते थे, हारून रशीद भी चीफ सेलेक्टर रहे, तो सेंट्रल वो जो कमेटी बैठती थी, कौन बैठता था? पूरी कमेटी, पूरी जो सिलेक्शन कमेटी थी पहले वो वर्कआउट करती है ना सारी। हम अपना वर्कआउट करके हमने अपनी लिस्ट बना के सामने रख दी फिर चेयरमैन साहब को। तो चेयरमैन ने ऊपर से दोनों कप्तानों को भी बुला लिया, हालांकि ये होना नहीं चाहिए सिलेक्शन कमेटी का, क्योंकि जब कप्तान को बुलाएंगे तो वो तो उनके एंगल्स है ना, वो चाहते हैं अपने अच्छे प्लेयर को प्रोटेक्ट करें, ये करें, ये नहीं कि वो ज़्यादा कोई भी होगा वो यही करेगा। तो हम जो है वो हमारा नज़रिया ये नहीं होता, हमारा नज़रिया ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हम जवाब दें और पूरी पब्लिक को जवाब दें, तो हम तरीके से उस तरह से करें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, और उसमें सबसे जो हैरत अंगेज बात यह है कि ए कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया। इकबाल भाई, ए कैटेगरी तो काफ़ी अरसे से चली आ रही है, मेरे ख्याल में कभी मैंने नहीं देखा कि ए कैटेगरी ना हो। नहीं, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि इनका एक कॉलम मिसिंग है। इनको ए कैटेगरी का कॉलम देना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि कोई इसमें अवेलेबल मतलब एलिजिबल नहीं था, तो हमने उनको नहीं दिया। जब वो होंगे तो हो सकता है ड्यूरिंग द गेम अगर अच्छा परफॉर्मेंस करें तो उसको किसी और भी चेयरमैन साहब अपग्रेड कर सकते हैं किसी को। लेकिन इससे दुनिया में जगहसाई हो रही है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, कोई क्रिकेटर इस काबिल नहीं है कि एक कैटेगरी में रखा जा सके। बस अब देखिए, अगर आप रखना चाहें तो देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मगर आपने क्योंकि एक लेसन देना है खिलाड़ियों को कि भाई आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप अपने नीचे आ जाइए, तो नीचे ले आए उनको। तो इसमें कोई देखिए कोई शर्म की बात नहीं है, ना ही कोई बुरी बात है। कैटेगरी में अपग्रेड होते रहते हैं, डाउनग्रेड होते हैं, दुनिया में हर जगह होता है। परफॉर्मेंस हर एक की एक साल हमेशा नहीं रहती। तो ये मेरे ख्याल है बाबर और रिजवान को मैं गुजारिश यही करूंगा कि डजंट मैटर, आप कोई बात नहीं, आप अभी कोई परफॉर्मेंस करना शुरू कर दीजिए तो फिर ये वापस आ जाएंगे आप। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोई शाह ने, और मोई शाह को अभी तमगा इम्तियाज़ भी मिला है, माशाल्लाह से बड़े सीनियर हैं। सबसे पहले तो शाह साहब आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू मिर्जा साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ, आपकी 30-35 साल की मेहनत का समर मिल गया, वरना यहाँ तो लोगों को 4 साल बाद ही मिल जाता है शाह साहब। बस देखें, कभी कभी मेरिट पर भी काम होता है। अच्छा, कभी लेकिन मसला ये है जी कि हम इस बात जो देखेंगे तो चले नजर मद्रास का सही बात बड़ी जरूरी है। देखें, हम ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ये बड़ा एक थैंकलेस जॉब। आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को इतनी पजीराई नहीं मिलती, ना जर्नलिस्ट को मिलती है और ना स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को मिलती है। सही। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि रास्ता खुला और इंशाल्लाह बांडा आने वाले बाकी लोगों को बिल्कुल आपने सही कहा सब, बिल्कुल सही कहा जाता। बस मेरे पास वक्त कम है, मैं आपसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, इकबाल कासिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी क्या राय है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट? क्या झटका देने के लिए बाबर और रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म की गई है, या आप समझते हैं कि कोई एलिजिबल ही नहीं था एक कैटेगरी में आने के लिए? देखें, हकीकत अब देखें तो मेरा ख्याल एलिजिबल नहीं था, और हकीकत देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो पिछले 1 साल में बहुत बुरी रही है सब फॉर्मेट।
हम वो टीम है जो कि टॉप की 5 टीम्स में वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो या इवन टेस्ट क्रिकेट हो, तो उसमें तकरीबन मुसलसल और कंसिस्टेंटली हम रहे हैं। सही। लेकिन ये लंबा फिक्रिया प्लेयर के लिए इकलौता नहीं है कि सिर्फ प्लेयर के लिए लंबा फिक्रिया, ये लंबा फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी है। सही। और ये एक्सेप्टेंस जो है कि पाकिस्तान का जो ए कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। सही। कि जी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हमारा एक एलीट प्लेयर इस वक्त कोई नहीं है जिसने एलीट और टॉप परफॉर्मेंस दी और वो एक कैटेगरी में आ सकते। लेकिन शाह साहब कंसिस्टेंसी भी तो नहीं है ना। अगर आप देखें इस साल 14 T20 मैचेस में 25 क्रिकेटर्स आजमाए गए, 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 27 क्रिकेटर्स आजमाए गए। तो इसका मतलब है मुस्तकिल मिजाजी की तो कमी है। आप लाते हैं डंप कर देते हैं, लाते हैं डंप कर देते हैं। देखिए ये भी मामला है मिर्जा साहब, लेकिन साथ ये भी है कि आपको समझ नहीं आ रही। मैं सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ, उनको समझ नहीं आ रही कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। हम अब वर्ल्ड कप के करीब जा रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के 4-5 महीने की सारी गेम रह गई है, लेकिन हमारी अभी तक कोई टीम कॉम्बिनेशन बनता नजर नहीं आ रहा। सही। और जिस तरह हमने देखा कि हम जाके अमेरिका चले गए और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरह खेलेंगे, और वो रिजल्ट जो हमने अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में देखे वो हम फील कर रहे हैं कि उसकी यहाँ रिपीटिशन हो जाए अगर आप टाइमली सारे डिसीजन नहीं लेंगे, टाइमली कॉम्बिनेशन को फाइनल नहीं करेंगे। सही। लेकिन आखिरी सवाल शाह साहब, अब आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज से भी हार गया, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया, क्या चांसेस क्या देखते हैं आप ट्राई सीरीज और एशिया कप में? देखिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को, खासकर एशिया कप की बात मैं कर रहा हूँ। ट्राई सीरीज में तो हो सकता है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाए, यूएई की टीम है, हालांकि अफगानिस्तान की अच्छी टीम है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर लेगा। लेकिन आगे जाके एशिया कप में बड़ा मसला होना है, जिस तरह की हमारा उधर कॉम्बिनेशन हम सेट न कर सके ट्राई सीरीज में, तो एशिया कप में हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमने जहमत दी। लास्ट में अब्दुल मोहित शाह सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इकबाल कासिम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। इकबाल कासिम से कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस पे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोहित शाह से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चांसेस के हवाले में बात कर रहे थे। इकबाल कासिम से भी पूछते हैं, इकबाल भाई जो टीम की कारकर्दगी रही, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 14 T20 में हमने 25 खिलाड़ियों को आजमाया, मतलब कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई, और टीम के कप्तान उनके हवाले से कहा जाता है कि उनकी खुद टीम में जगह नहीं बनती, बॉलिंग नहीं करते। वनडे में हफीज ने उनसे 10-10 ओवर करा लिए, लेकिन T20 में उन्होंने 4 ओवर नहीं किए, बहुत कम ओवर्स किए। आप पाकिस्तान की टीम का अगर कंपैरिजन करें भारत से, भारत के पास विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और दीगर लोग हैं। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की करंट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए भारत जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत सख्त जान हरीफ साबित होगा? इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए फैक्ट बात करनी चाहिए कि इंडियन टीम जो है इस वक्त बहुत मजबूत है। वो रोहित नहीं है, शर्मा नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने उसकी कमी को महसूस नहीं होने दिया, और जो नए बच्चे आए वहाँ पे उन्होंने टेक ओवर कर दिया। और जो आपकी टीम का और अगर उनकी टीम का मुआवजा करें तो उसमें जो फ़र्क है वो है टेक्निकलिटी का। उनका बेस मजबूत है, उनकी कोचिंग जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट वाली कोचिंग है, और स्कूल के ज़माने से वो कोचिंग चली आ रही है। रणजी ट्रॉफी खेलकर, मैचेस खेलकर वो आते हैं, सारी वो पूरा ऐसा लगता है कि पके पकाए प्लेयर आए में। हमारे ऐसा लगता है कि ये कच्चे प्लेयर हैं, टीम में आकर सीखते। हाँ, गलियों से या जो T20 के जो हम होते हैं मैदान टेनिस बॉल वाले, वहाँ से प्लेयर को निकाल के आप लेके आए और सीधे स्ट्रेट अवे PSL के अंदर और PSL से आपकी टीम के अंदर। तो वो क्या है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो तो आपको नज़र आ रहा है। कभी वो अच्छा करेंगे और 4 मरतबा बुरा करेंगे, फिर एक मरतबा अच्छा करेंगे, 4 मरतबा साई मयूब की दे लें, किसी की भी साथ ले लें। जिसकी फॉर्म लगी हुई है वो भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान सबसे ज़्यादा बाबर और रिजवान को हुआ, क्योंकि वो 2 प्लेयर थे, हमारी उम्मीदें उन्हीं से होती थी। वो डिलीवर नहीं कर सके जो दुनिया चल रही है
स्ट्राइक रेट के साथ इनके ओपनिंग पेयर जो था वो इतने मैंने आज देखा उनका, तो वो सबसे लोएस्ट स्टेज पर है, 17 या 18 नंबर पे स्ट्राइक रेट पर। जी। तो ये जो है ये पाकिस्तान को कॉज बन गया। अब उन्होंने नए ओपनिंग पेयर के साथ पाकिस्तान जा रहा है और जो कोच है उसने इस चीज़ को महसूस करते हुए ये चेंजेस लाया। मगर ये सिग्नल दे दिया गया है कि 26 तक तो आप भूल जाएं कि आप वापस आएंगे T20 में। इन दोनों को 26 के बाद ही वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसमें नहीं भी मुश्किल लगता है। उसमें भी अगर इन्होंने कोई शो कर दिया 120-125 तक का तो शायद। लेकिन इकबाल भाई अगर टीम की परफॉर्मेंस खुदा ना खास्ता खराब होती है, अफगानिस्तान भी है हमारे साथ जो पहले ट्राई सीरीज की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद एशिया कप में 19-20 होता है, तो फिर नहीं समझते कि फिर इनको ला सकते हैं। इसमें सिर्फ एक अफगानिस्तान की टीम है अभी जो ट्राई सीरीज हो रही है, उसमें अफगानिस्तान से आपका टफ मुकाबला होगा। यूएई की टीम ने अभी अपने मुल्क में इकबाल भाई बांग्लादेश को 2-1 हराया T20 सीरीज में। पहला मैच बांग्लादेश 27 रन से जीता, उसके बाद दूसरा मैच यूएई की टीम 2 विकेटों से और तीसरा मैच 7 विकेटों से जीती। तो आप अगर यूएई का, तो पहले तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि यूएई की टीम से भी अगर हम कंपटीशन में जाएंगे फायदा नहीं, और नेपाल से भी अगर हम कंपटीशन करेंगे तो फिर मेरे ख्याल है हमारी टीम को फिर सोचना ही नहीं चाहिए ना आगे जाने सही तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये इतनी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो गिरे चले जा रहे हैं, उठने कहीं तो स्टेज आना चाहिए ना रुकने का। सही, तो ये स्टेज आ नहीं रहा। अभी तक आपकी जो बैटिंग है, अभी आप जितने भी लड़के हैं बैटिंग कर रहे हैं, ये कोई सर्टेन प्लेयर नहीं है कि मैं कहूं कि हाँ जी हाँ फॉर्म लगी हुई है, बस ये लफ्ज आवाज आती है कि भाई हसन नवाज है उसकी फॉर्म। अब सारा हसन नवाज पे जोर आ गया है। अब अल्लाह ना करे वो कहीं कुछ हो गया तो दूसरे सीधे में कुछ नहीं करना। सही। तो सिचुएशन ये है कि ये टीम जो है इसकी बैटिंग बहुत ब्रिटल है, बिल्कुल समझ ले जो थोड़ा बहुत अगर हमें एक्सपीरियंस था वो हमने उसको निकाल दिया है। चले रीजन प्रेशर होगा इंडिया के खिलाफ मैच में इस बैटिंग लाइनअप पर। भाई देखिए ओडीए में तीसरे नंबर पर है वो, बाबर आजम एवरेज के हिसाब से, मगर हमारी टीम का हिस्सा नहीं है वो। सही है, ठीक है। तो ये एक अजीब सी कहानी है कि T20 में भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर लें, भाई नीचे कर लें ऊपर कर लें, मगर बैटिंग के लिए जो लोग उससे डरते हैं कम से कम नाम है। और इकबाल भाई आउट ऑफ फॉर्म तो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन हुए, कौन नहीं हुआ आउट ऑफ फॉर्म, जावेद मियांदाद हुआ, इंजमाम उल हक, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, कितने प्लेयर की पॉन्टिंग सारे जो है इकबाल भाई। मगर ऐसा ट्रीटमेंट कोई नहीं करता जैसे हम लोग करते हैं। हमारे ये जो लड़के, मुझे अफसोस है, ये एक थोड़ा हीरो बन के आया था, इंस्पिरेशन थी लोगों की, स्कूल के कॉलेज के बच्चे, बाबर आजम, रिजवान का थोड़ा बहुत फॉलोअप था। वो ठीक है, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, मुमकिन है उनकी आपको कोई आदत पसंद नहीं है, मुमकिन है उनका कोई रवैया पसंद नहीं है, वो अलग बात है, मगर टीम को इससे आपको नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना ना। आपको घूम फिर के रिवर्ट करना ही पड़ेगा किसी स्टेज पर। तो फिर कब करेंगे, जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा? वही पानी तो यहाँ तुम कितनी दफा गया है, ऊपर सैलाब आया था, चला जाता है, 25-25, 30-30 लड़के खेल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलने दें। लेकिन इकबाल भाई अब जो हमारी बैटिंग लाइनअप है, जसप्रीत बुमराह भी उधर से खेल रहा है, अर्शदीप सिंह भी है, उनके जो बॉलर्स हैं बड़े तगड़े हैं इकबाल भाई। और फिर इधर अफगानिस्तान से अगर आप कंपैरिजन करें तो राशिद खान उनका कप्तान, फिर उनके अलावा नूर अहमद उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर मुजीबुर रहमान उनका ऑफ स्पिनर, तो उनकी टीम तो बहुत तगड़ी। उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारा कैसा मुकाबला है? मेरे भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उनका जो जज्बा है वो आपके खिलाफ लड़ते हैं काटने मरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो ऐसे ही खेलते हैं जैसे वो इज्जत की कोई बात है। आप उनका स्टाइल देखें खेलने का, तो किसी दुनिया की किसी टीम से ऐसा नहीं खेलते। अभी उन्होंने हमें 2023 के वर्ल्ड कप में हराया था 50 ओवर। तो फिर आप ये तैयारी रखें कि ये इस दफा भी वैसे ही खेलेंगे वो। तो हाँ, आपके लिए जो है अफगानिस्तान जो है वो जरा टफ अपोनेंट होगा। आपको कोई हो सकता है नए कोच है, मैं ये की विश करता हूँ अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन जो भी टीम है वो बज़ाहिर जो है टफ कंपटीशन नजर आ रहा है। ठीक, बहुत इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल कासिम साहब अपनी राय का इजहार कर रहे तो कह रहे थे अफगानिस्तान जो है ना वो जिस तरीके से खेलता है, अब की इस दफा तमाशाइयों को भी अलग अलग इंक्लोजर में बिठाया जाएगा ताकि हंगामा आराई ना हो सके। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, इकबाल कासिम और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।